नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का जो ब्रोचर है उसके बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट का यह प्रॉब्लम आ रहा है कि सर मुझे ब्रोचर समझ नहीं आ रहा है, उसमें क्या है क्या कैसे है, थोड़ा उसको अच्छे से एक्सप्लेनेशन करने के लिए मुझे बार बार बताया गया। तो इसलिए मैं आज आया हूँ आपके सामने यह ब्रोचर लेकर, जहाँ पर मैं इस चीज़ को अच्छे से डिस्कस करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पहला स्लाइड दिया गया है, इसमें क्या है कि जो यूनिवर्सिटी जो सीयूटी के अंदर में आ रही है, मतलब जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जब आप एग्ज़ाम पास आउट करेंगे और पास आउट करेंगे तो उसके बाद किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेंगे, ठीक है। अब जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो आपको कौन कौन से यूनिवर्सिटी में आप एलिजिबल होंगे वो आपको यहाँ दिखाया जा रहा है। तो सीयूटी जब आप देंगे तो सीयूटी में आप जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उस टाइम आप जो ये यूनिवर्सिटी देख रहे हैं, इतने सारे यूनिवर्सिटी को आप ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने बोल सकते हैं इसको जो प्रेफरेंस लिस्ट होता है, यूनिवर्सिटी का प्रेफरेंस लिस्ट, उसमें आप इन सारी यूनिवर्सिटी को आप ऐड ऑन कर सकते हैं उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। मान लेते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने कहा है कि मुझे ऐसे बंदे चाहिए, अगर कोई मेरे यहाँ पे हिस्ट्री ऑनर्स करने के लिए आना चाह रहा है तो उनका डोमेन हिस्ट्री होना चाहिए, पॉलिटिकल होना चाहिए, या इस तरह का कुछ भी अगर उनका डिमांड है तो वो डिमांड अगर कोई स्टूडेंट फुलफिल करता है तो वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो सकता है। अब बात करते हैं, मान लीजिए बीएचयू है। अब बीएचयू अगर मान लीजिए जनरल टेस्ट और इंग्लिश अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखती है हर एक स्टूडेंट के लिए, और उनका जो कट ऑफ है उसके अकॉर्डिंग अगर वो फुलफिल कर देते हैं स्टूडेंट, तो वहाँ बीएचयू में वो एडमिशन ले सकते हैं। बट अगर वहीं बीएचयू ने बोल दिया कि नहीं, अगर कोई बीएससी का स्टूडेंट है, अगर वो हमारे यहाँ आर्ट्स स्ट्रीम से जाना चाहता है या बीएससी में ही जाना चाहता है, तो बीएससी में जो उसका 12th में जो डोमेन था वो रहना कंपलसरी है, सिर्फ जनरल टेस्ट या इंग्लिश के माध्यम से हम बीएससी में नहीं ले सकते। अगर उनका यह कहना है तो फिर आप उनके अकॉर्डिंग उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको सही से अच्छे से पढ़ना होगा। चलिए डिस्कस करते हैं यहाँ पे कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इस बार सीयूटी के अंदर आ रही है। सबसे पहला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, फिर असम यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, हेमावती नंदन बहुगुना घरवाल यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जिसको आप जेएनयू कहते हैं। अब बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है स्टूडेंट्स का कि सर ये एनटीए है क्या। तो देखिए, एनटीए का जो फुल फॉर्म है वो होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक ऐसी एजेंसी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, ठीक है। अब इनका विज़न क्या है, मिशन क्या है, कोर वैल्यूज़ क्या है, आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको सारा चीज़ इसमें क्लैरिटी लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इंडेक्स के ऊपर। अब जब आगे बढ़ रहे हैं तो इस ब्रोचर के अंदर में क्या क्या इंक्लूड किया गया है, तो वो आप यहाँ पे लिस्ट ऑफ एब्रिविएशन भी आप देख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में आपको इंट्रोडक्शन दिया हुआ है इस ब्रोचर के अंदर। सेकंड चैप्टर में एग्जामिनेशन स्कीम दी हुई है, एलिजिबिलिटी दी हुई, रिजर्वेशंस के बारे में बताया गया है, चॉइस ऑफ सिटीज़ के बारे में बताया गया है, एडमिट कार्ड के बारे में बताया गया है, शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है, फील्ड ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बताया गया, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट के बारे में बताया गया, अनफेयर मीन्स प्रैक्टिसेस एंड ब्रीच ऑफ एग्जामिनेशन रूल्स के बारे में बताया गया है, डिस्प्ले ऑफ आंसर की फॉर चैलेंज के बारे में बताया गया है, कॉमन सर्विस सेंटर भी है यहाँ पे कुछ, उसके बाद मिसलेनियस। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं ना, कभी कभी पजल हो जाते हैं। किस चीज़ के लिए पजल हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता एनटीए क्या होता है, सीयूटी क्या होता है, रूल ऑफ एनटीए क्या होता है। तो आप घबराए नहीं, सबसे पहले जो आपको ब्रोचर मिला है, मिला क्यों है, आप उनको रीड आउट करें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट में ही आपको इंट्रोडक्शन में अच्छे से क्लियर किया गया है, व्हाट इज़ एनटीए, इसकी मिशन, हर चीज़ बताया गया है, व्हाट इज़ सीयूटी,
हर चीज़। तो आप गूगल, यूट्यूब इतना ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार डाउनलोड करें ब्राउज़र को और धीरे धीरे अच्छे से उसको अंडरस्टैंडिंग करते हुए पढ़ना स्टार्ट करें। आगे है आपको एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में। अब बहुत सारे बच्चों को ये सवाल होता है कि सर एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट कराया जाएगा, हमें ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है या ऑफलाइन एग्ज़ाम देना है, या कैसे क्या होगा, मुझे दिल्ली जाना है होगा या पटना जाना होगा, गुजरात जाना होगा, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, आप सारा चीज़ यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 में पढ़ सकते हैं। अब आगे दूसरा क्वेश्चन और भी होता है स्टूडेंट्स का, वो बहुत बजल होती है इस बात को लेकर कि सर मेरे एलिजिबिलिटी क्या है, मैं कौन सा डोमेन भर सकता हूँ, मैं अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, मुझे कितने मार्क्स कंपलसरी होने चाहिए 12th क्लास में जो मैं अप्लाई कर सकता हूँ CUET के लिए। तो आप पढ़ सकते हैं ना चैप्टर नंबर 3, सिंपली आपको लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी क्या है, लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम क्या है, ईयर ऑफ अपियरेंस इन क्वालिफिकेशन एग्जाम, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, सारा चीज़ दिया हुआ है। अब बहुत सारे सवाल रिजर्वेशन कोटा से भी आते हैं कि सर मेरा SC ST है, मेरा OBC है, मेरा जनरल है, मेरा कैसे क्या होगा। तो आप सिंपली पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल रहता है कि चैप्टर नंबर 4 में आपको दिया हुआ है कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मान लेते हैं ठीक है आप एग्जामिनेशन की तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन एग्जामिनेशन जब हो जाएगा तो उसके बाद आपको सर्टिफिकेट्स जमा करने होंगे, और वो सर्टिफिकेट आप उस टाइम पहले से नहीं बना कर रखेंगे तो उस टाइम आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो आप पढ़ रहे हैं ना अच्छे से कि रिजर्वेशन चाहिए अगर आपको, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बना के रखने हैं। अगर आप ST SC से हैं तो आपको कौन सा सर्टिफिकेट बनाना है, OBC से है तो OBC NCL सर्टिफिकेट बना के रखना है, क्योंकि मैंने भी बनाया था, मेरा जब CUET हुआ था तो मैंने भी बनाया था। फिर आगे बात करते हैं एडमिट कार्ड से रिलेटेड। बहुत सारा सवाल होता है, सर एडमिट कार्ड कैसे आएगा, कहाँ आएगा, किस वेबसाइट पर मिलेगा, शेड्यूल क्या होगा एग्जामिनेशन का। देखिए आप चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 में अच्छे से इसको समझाया गया है। फिर आगे अलग अलग चीज़ें इसमें समझाएगी, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेट फॉर्मेट। अब बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि ठीक है सर, मतलब ये सारी चीज़ें हमें समझ आ गई, लेकिन मुझे ये बताइए कि जो हम सर्टिफिकेट बनाएंगे वो कैसा फॉर्मेट क्या होगा। क्योंकि क्या होता है जनरली जो हम बिहार सरकार से रिलेटेड या अपने कोई राज्य से रिलेटेड जब हम कोई सर्टिफिकेट बनाते हैं तो उसका फॉर्मेट अलग होता है, लेकिन जब हम सेंट्रल सर्टिफिकेट बनाते हैं, कोई भारत सरकार से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट बनाते हैं तो उसका कुछ फॉर्मेट अलग होता है। तो इसके बारे में भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, उसके फॉर्म के PDF भी डाले हुए हैं, आप उसको डाउनलोड करके आप जहाँ से भी बना रहे हैं उसको आप बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी का एक लिस्ट दिया हुआ है। अब बहुत सारे बच्चों का यह भी मतलब जनरली सवाल होता है कि सर कौन कौन सा यूनिवर्सिटी इसमें ऐड ऑन है और कौन किस यूनिवर्सिटी के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आप नॉर्मली आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर आपको अपेंडिक्स नंबर 1, ठीक है, पेज नंबर 48 to 49 के बीच में आपको लिस्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ दिया हुआ है। फिर लैंग्वेज से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, जनरल टेस्ट ऑफर्ड किसके लिए किया गया है किसके लिए नहीं किया गया उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। तो सारा चीज़ आप 50 to 51 पेज नंबर में पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज़ फॉर CUET। अब बहुत सारे बच्चों को ये भी सवाल होता है कि सर एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पड़ेंगे मेरे। आप यहाँ पे आएंगे 50 to 60 पेज नंबर पे आपको अच्छे से एग्जामिनेशन सिटीज़ के बारे में पढ़ाया गया है, बताया गया है। फिर पेमेंट को भी लेकर कभी कभी इशू आता है कि सर पेमेंट कैसे करना है, ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे करना है, उससे रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज होती है खास करके पेमेंट से रिलेटेड, तो वो आपको 61 to 62 में समझाया गया है। आगे चलिए अब बात करते हैं, बहुत सारे बच्चों को ना ये समझ नहीं आता ये सर CU क्या है। बहुत सारी जगह पे क्या होता है ना कि फॉर्म या जब भी कुछ हम पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब बार बार एक वर्ड को यूज़ किया जाता है, तो इसलिए उसका शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है या उसको आप बोल सकते हैं एब्रीविएशंस, ठीक है। तो बच्चों को ये नहीं समझ आता है कि सर ये CU क्या है। तो CU मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी, CBT टेस्ट होगा, ये बार बार बोला जाता है, तो CB टेस्ट होगा, CB टेस्ट होगा। बच्चों को समझ नहीं आती CB टेस्ट क्या होता है। CB मतलब सिंपली है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। EWS सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। अब EWS सर्टिफिकेट समझ नहीं आ रहा है जनरल वालों के लिए, तो आप समझ सकते हैं EWS मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है। CUET मतलब सेंट्रल कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। आगे देखते हैं GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, MCQ क्या होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MOE क्या होता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, NDA क्या होता है नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, ये NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये सारी चीज़ें आप पढ़ने वाली चीज़ें आप पढ़ सकते हैं अच्छे से, ठीक है। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन
इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड डेट्स ऑफ एट अ ग्लैंस। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये जो देख रहे हैं ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म है ना, ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन 9 फरवरी से 12 मार्च। ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखिए। और आज हो गया आपको 9 मार्च, मतलब एटलीस्ट 3 दिन मात्र आपके पास बचे हैं जहां आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये फॉर्म क्लोज हो जाएगा, ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन देखिए 12 मार्च 2023 अप टू 11:30 बजे। इसका मतलब क्या हुआ उसको भी मैं क्लियर करता हूँ। मान लेते हैं आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया, ठीक है, 9 फरवरी से 12 मार्च के बीच में कर दिया है, लेकिन पेमेंट नहीं किया है, तो कोई बात नहीं, आप 12 मार्च 2023 के 11:30 बजे तक आप 11:30 नहीं मतलब 11:50 तक आप पेमेंट कर सकते हैं। किस चीज़ से कर सकते हैं आप? यूपीआई से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको एक स्लिप आ जाता है। ठीक है, आगे करेक्शन। अब बात रहा करेक्शन का। करेक्शन इट मीन्स व्हाट? देखिए होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फॉर्म जब अप्लाई कर देते हैं तो आप उसको बोल सकते हैं हड़बड़ाहट में या किसी प्रॉब्लम की वजह से वो कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं। अब उनके बाद उनको बहुत पछतावा होता है जब उनको पता चलता है कि गलती हो गई। तो कोई बात नहीं, आपको 15 मार्च से 18 मार्च तक का समय मिलेगा जिसमें आप अपने फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन। बहुत सारे बच्चे जब फॉर्म भर देते हैं ना तो उनके बाद उनके पास बहुत बड़ा पैनिक ये होता है कि एग्ज़ाम होगा कब, पता ही नहीं चलता है, सारी चीज़ ऑनलाइन चल रहा है ना। तो देखो आप घबराने की बात नहीं है, मेरे साथ भी हुआ था पहली बार जब मैं भी एग्ज़ाम दे रहा था सीयूटी का। ठीक है, तो घबराहट होती है, बट जनरली आपको घबराहट नहीं लेना है, आपको सिर्फ एग्जामिनेशन तैयारी पे फोकस करना है। ये सारी चीज़ें आपको अप टू डेट होती रहेंगी वेबसाइट पे। तो 30 अप्रैल तक आपको एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में पता चल जाएगा। अब बहुत सारे बच्चों को ये भी सवाल होता है सर एडमिट कार्ड डाउनलोड कहाँ से करें और कब होगा? तो आप देखो सिंपली एनटीए वेबसाइट पे जाना है, जहाँ पर आप फॉर्म अप्लाई किए थे वहीं पे आपको जाना है, उसी वेबसाइट पे, किसी और वेबसाइट पे नहीं जाना। और सेकेंड वीक ऑफ द मई 2023 में आपको वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, हो सकता है उस टाइम जब ये थोड़ा सा आगे पीछे हो भी सकता है, डेट नहीं भी हो सकता है, उसके लिए पैनिक नहीं होना है कि सेकेंड वीक ऑफ द मई लिखा हुआ था, सेकेंड वीक में आया या नहीं आया, वो डेट्स नॉट मैटर। उस टाइम आपको पता चल जाएगा कि हाँ सेकेंड वीक में आने वाला है, तो सबका आ रहा होगा तो आपका भी आ जाएगा। थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा तो वो एनडीए की वेबसाइट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होगी तो ऊपर नीचे हो सकता है, बट आपको पैसेज रखना है, वो आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा आपका। ठीक है, अगर आपने सही से फॉर्म को सबमिट किया है तो। फिर डेट ऑफ एग्जामिनेशन 21 मई से लेकर आपको 31 मई तक आपको एग्जामिनेशन होगा। और उसमें आपको आगे बात करें रिजर्व डेट्स के बारे में 1 to 7 जून। अब रिजर्व डेट क्या है उसको भी मैं क्लियर करता हूँ। तो होता क्या है कभी कभी कि किसी बच्चे का एग्ज़ाम हो जाता है, ठीक है, मान लीजिए किसी दिन, अब उसी दिन उसका सीयूटी का भी पड़ रहा है, तो वो बच्चे अपने डेट को एक्सटेंड करा सकते हैं। ठीक है, आगे डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज एंड आंसर कीज। अब ये अभी तक अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन आंसर की क्या होता है उसको मैं क्लियर करता हूँ। या रिस्पॉन्स की क्या होता है? रिस्पॉन्स की होता है कि जब एग्जामिनेशन दे दिए, ठीक है, टोटल सब्जेक्ट का आपका जो सब्जेक्ट एग्जामिनेशन दे दिया, उसके बाद आपका एक आंसर की आता है जिसमें आप देखते, आपको वो आंसर की निकाल के देता है कि हाँ कौन कौन सा आपका करेक्ट था, कौन सा सही नहीं था। वो आप देख पाते हैं कि आपने जो ऑप्शन मारा था वो सही था या नहीं था। आपको वहाँ पे क्या होता है, दो चीज़ें होती है, एक ऑप्शन ऐसा होता है जो आपने खुद से एग्जामिनेशन में मार के आए थे, दूसरा जो ऑप्शन आता है वो ऐसा ऑप्शन आता है जो एनटीए ने आपको भेजा होता है। अगर आपका सही है तो सही ऑप्शन आएगा, अगर आपका गलत है तो उसके बदले सही करके एनटीए आपको ऑप्शन देती है। जैसे मान लीजिए ABCD है, ए अगर ऑप्शन सही था और आपने ए ही मार के आया है तो वहाँ पे आपको लिखा रहेगा योर आंसर इज करेक्ट। बट किसी ऐसा बच्चा है जिसका बी आंसर होना चाहिए था लेकिन उन्होंने डी मार के आया है तो उसको वहाँ लिखा रहेगा रॉन्ग, और आपको बी अगर सही था तो वहाँ बी लिखा रहेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। वेबसाइट क्या है? बच्चे बहुत सारे घबराहट जाते हैं कि वेबसाइट कहाँ से कैसे कहाँ से करें, बार बार समझ नहीं आता है। तो देखिए आप यहाँ
साफ आपको यहाँ डाला हुआ है www.nta.ac.in, ठीक है, यानी तो CUT.samarth.ac.in, ठीक है। अब डिक्लेरेशन ऑफ द NTA वेबसाइट रिजल्ट कब कराया जाएगा डिक्लेरेशन, इसका भी बहुत सा सवाल होता है, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, वो आपको खुद पे खुद अपडेट मिल जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे का ये भी सवाल होता है कि सर फी स्ट्रक्चर क्या है, तो आप देख सकते हैं फी, अगर आप जनरल हैं, ठीक है, तो अच्छा UR का फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत सारे सब बच्चे को ये सवाल होता है सर UR मतलब जनरल के आगे UR क्यों लगा दिया गया है। देखिए UR का मतलब होता है अनरिजर्व्ड, ठीक है, अनरिजर्व्ड। आगे देखिए, अगर आप 3 सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं अप टू 3 सब्जेक्ट 750, OBC हैं तो 700, SC ST में आते हैं तो 650, ठीक है। अगर आप इंडिया से बाहर से हैं और फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो 3750। अप टू 7 सब्जेक्ट का देखिए, अप टू 7 सब्जेक्ट मतलब क्या हुआ कि अगर आप 7 सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको 1500 रुपया फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। OBC NCL है तो 1400 रुपया, SC ST से है तो 1300 रुपया। सेंटर्स आउटसाइड इंडिया अगर आप लेना चाहते हैं तो 7500 रुपया आपको भरना पड़ेगा। अप टू 10 सब्जेक्ट, अब देखिए अप टू 10 सब्जेक्ट किसका मतलब क्या हुआ, उसको प्लीज पे समझिए। मान लेते हैं आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो है ही, उसके साथ आपने क्या किया, आर्ट्स के भी सारे सब्जेक्ट भर दिए, ठीक है, आपने कुछ कॉमर्स के भी सब्जेक्ट भर दिए, मतलब ऐसे सारे सब्जेक्ट आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है, और आपने 10 सब्जेक्ट को आपने डिसाइड किया कि मुझे 10 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, तो इसीलिए आपको जो NTA है आपको चार्ज कर रही है। अगर आप जनरल कैटेगरी से तो 1750, OBC से 1650 और ST SC से तो 1550। अगर इंडिया से बाहर अगर आप सेंटर लेना चाहते हैं तो 11000, ठीक है। आपको यहाँ पे वेबसाइट डाला हुआ है, डायरेक्ट इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे आपको वहाँ पे चला जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। अब एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होंगे, ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा आपका, ठीक है। आपको कोई ऑफलाइन रफ कॉपी पेज पे एग्जामिनेशन नहीं देना, आपको डायरेक्ट कंप्यूटर पे बैठना है, और इतना भी घबराहट नहीं लेना है कि कंप्यूटर पे एग्जाम कैसे देंगे। नॉर्मल आप मॉक टेस्ट आप दे रहे होंगे, अभी मोबाइल से नहीं दे रहे हैं तो आप लीजिए ज़रूर, और आप मॉक टेस्ट दीजिए, वहाँ से आपको एक हैबिट हो जाएगा कि हाँ ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट करते हैं या कैसे देते हैं, ठीक है। उसके बाद टेस्ट पैटर्न क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, हो सकते हैं उसमें कुछ सब्जेक्टिव भी, जो मतलब मान लीजिए कोई लेंदी सवाल है वो आपको सॉल्व करना होगा अपने, मतलब कोई आपको रफ शीट मिलेगा उस पर आपको रफ शीट पे आपको सॉल्व करना है, लेकिन होगा वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न में ही, ठीक है। आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे, आपको सिर्फ ऑप्शंस क्लिक करने हैं, ठीक है। आप सॉल्व कीजिए, आपको रफ पेज मिलेगा सेंटर पे, उसमें सॉल्व करके आप सबमिट करिए आप ऑप्शंस। लैंग्वेज, बहुत सारे बच्चों को सवाल होता है मतलब किस किस लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हैं, तो आपको 13 लैंग्वेज मिलेंगे, ठीक है। आप 13 लैंग्वेज में कोई भी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं, वो एक लैंग्वेज में आपके क्वेश्चंस आएंगे। डोमेन सब्जेक्ट एज पर क्लास 12 सिलेबस ओनली, देखिए क्लास 12 में आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़ा है उसमें वही सब्जेक्ट आपको डोमेन डालना है, इतना लिख लीजिए आप, ठीक है। आपको अपने मन से कुछ भी डोमेन नहीं डाल देना है, डोमेन अगर आप सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो आप वही डालें जो आप 12th क्लास में आपने पढ़ाया था। जैसे मैंने PSC किया था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, मतलब मेरा IC हुआ था, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मैंने डोमेन में डाला था, ठीक है, और जनरल टेस्ट भी डाला था, इंग्लिश भी डाला था, ठीक है। अब चलिए आगे बात करते हैं। बहुत सारे बच्चों को सवाल था सर सिलेबस क्या होगा जनरल टेस्ट का, है ना, क्योंकि जनरली हम लोगों को जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होता है तो उनका सिलेबस तो हमें पता होता है, या इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी हिस्ट्री का तो पता होता है, लेकिन जनरल टेस्ट का सिलेबस पता नहीं होता है। तो आप ध्यान से देखिए, जनरल टेस्ट में आपको सबसे पहले जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जाने हैं। अब बहुत सारे बच्चों को ये भी सवाल होता है सर जनरल नॉलेज में क्या पूछा जाएगा। देखिए आप जनरल नॉलेज की किताबें उठाइए, उसमें जितनी भी सारी चीज़ें हैं उसको आप पढ़ लीजिए। करंट अफेयर्स के लिए आप डेली बेसिस पे लेक्चर्स होते हैं यूट्यूब पे अलग अलग टीचर्स का, आप उनको अटेंड करिए, आपको सब चीज़ क्लियरिटी हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस चैनल का नाम भी बताऊं
तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा। जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये सारी चीज़ क्लास अंडर 8 तक के आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। क्लास 8 तक आप क्वांटिटेटिव रीजनिंग आपको पता ही है, रीजनिंग के बारे में है ना, वो आपको यहाँ पे मतलब पूछे जाएंगे सवाल। अलजेब्रा से सवाल आएंगे, ठीक है। मेंसुरेशन से सवाल आएंगे, स्टैटिक्स से सवाल आएंगे, अर्थमेटिक्स से सवाल आएंगे, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग होंगे। तो ये सारा आप पढ़ सकते हैं। अब इनके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं बताने को, तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फिर। तो हम चाहेंगे कि हम आगे का वीडियो हम नेक्स्ट मतलब वीडियो में लेके बताएं आपको सारा चीज़, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पे हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपना कुछ सवाल है तो आप ज़रूर पूछें। और अगर चैनल को आपको अगर चैनल से हेल्प हुआ हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।